हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन। सभी विद्यार्थी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आइए हम DLED अर्थात टेक्निकल हैंड बनने का अवसर प्राप्त करें, क्योंकि वर्तमान दौर में टेक्निकल हैंड के बिना सफलता नहीं मिलती। सफलता थोड़ी कठिन हो जाती है और इस संघर्षमय जीवन में जहाँ नौकरी जो है वो जनरल डब्बे की तरह है, जहाँ योग्यता के बावजूद भी कुछ को बैठना तो किसी को खड़े रहना होता है। यदि आप निश्चित तौर पर बैठकर यात्रा करना चाहते हैं तो यूनिक पब्लिकेशन आपके लिए सदैव समर्पित है, तथ्य के साथ, कंटेंट के साथ और पूरी शिक्षकों की टीम के साथ। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग को देखें क्या पढ़ना है। आज हम लोग जो है 14/9/2025 के वो प्रश्नों को देखें जो कंप्यूटर बेस पर आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर का। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं SK कश्यप यूनिक भारती के माध्यम से आपके सामने समान अध्ययन, और समान अध्ययन की शुरुआत होती है क्वेश्चन संख्या 91 से। सामाजिक अध्ययन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। आइए अब प्रश्नों को देखें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत करते हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब से होती है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 4 जुलाई 1776 से माना जाता है, जहां अमेरिका के नागरिक सेना का नेतृत्व अमेरिका के नागरिक सेना का नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहला राष्ट्रपति बने। और वो स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध था। तो इंग्लैंड के विरुद्ध था। तो अंग्रेजी का कौन कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही वो कॉर्नवालिस था जो भारत में, यही कॉर्नवालिस था जो भारत में 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अब देखो जानकारी ये हुई कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुई। 4 जुलाई 1776। अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन इंग्लैंड की ओर से। तो ये तो आपका उत्तर, मूल उत्तर ही हो गया। ये भारत में कब से कब रहा। तो 1786 से 93। बेलेजली भारत में रहा। कब से कब रहा। तो 1798 से 1805, जिसका इतिहास में सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन कब से कब रहा। तो 1899 से 1905। ये जो है बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब। 1786 से 93। ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन तो अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में इतना सफल रहा, 1781 में अमेरिका में इसे सरेंडर, आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1781 में इसे अमेरिका में आत्मसमर्पण करना पड़ा। और हमारे देश में लोग कहा शेर बन गया। वहां भेगी बकरी था, यहाँ शेर बना हुआ। तो पहले प्रश्न पर देखिए कि आपको 6 से 7 8 प्रश्न का उत्तर देने में अलग अलग प्रश्न, अरे आज इस प्रकार से कल कुछ दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, आप उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। अगला जो भारत की लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा है। हमारा देश में लोकतंत्र है तो सफलता की बाधा, लोकतंत्र में सफलता में क्या अवरोध पैदा कर रहा है। अशिक्षा। लोकतंत्र के लिए जरूरी होती है शिक्षा। तब नहीं, आप शिक्षित रहोगे तब तो अपने उम्मीदवार का, उसकी योग्यता, उसके गुण दोष का परीक्षण करके चयन करोगे।
अशिक्षा है तो आप गुण दोष का परीक्षण नहीं कर पाओ, गरीबी है तब ना आखिरकार पैसा पर वोट खरीदते हो, क्रय विक्रय होती है, क्यों होती है? गरीबी के चलते। अरे आपको देश की चिंता है, उसे है कि भाई हम के सुबह से शाम तक भूखे हैं, कैसे भोजन चले, ठंडा है तो कैसे हम कपड़ा, गर्म कपड़ा तो उसे कोई दे दिया 5 रुपये, बेचारा कंबल ले आया, गर्म कपड़ा ले आया, उसका तो है चलो कम से कम मेरा 2 साल तो अच्छा से गुजरेगा ठंडा। मतदान का दुरुपयोग अब तो खैर काफी हद तक रोका गया है, लेकिन अभी भी जो है सो SIR के माध्यम से उसी मतदान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास की जा रही थी। एक एक व्यक्ति का 2-2 जगह नाम है, कई कई जगह नाम है, अर्थात तीनों का तीनों है, मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब लोकतंत्र के बाधक तत्व हैं। गरीबी बेरोजगारी कारण लोकतंत्र में उसे दिग्भ्रमित कर दी जाती है, उसका वोट को खरीदा जाता है। कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? नकारात्मक प्रश्न। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? यदि ये ज्ञात है तो नहीं को खोज लोगे। लोकतंत्र में नियमित रूप से चुनाव होनी चाहिए, नियमित चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नियमित चुनाव होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की पहली सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार। हमारे देखो संविधान का अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार, सभी को मत देने का अधिकार, तो सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार हमारे है। यहाँ मौलिक अधिकार जो नागरिकों को अधिकार दिया गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लोकतंत्र का सबसे मूल परिचायक है। अधिकार तो उसे मिलना चाहिए। केंद्रीकृत निर्णय, लोकतंत्र में तो सबकी भागीदारी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, सबकी भागीदारी। लोकतंत्र वह जिसमें सभी जनता का भाग इसीलिए कहता है। यहाँ कहता है केंद्रीकृत, एक जगह से पूरा निर्णय होगा, पूरे देश का निर्णय में किसी की भागीदारी नहीं, जन भागीदारी नहीं। जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए तो जन भागीदारी चाहिए, जनता की इच्छा, जनता की आकांक्षा पर निर्णय लेना होता है। का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थान को, राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थान को संरक्षित किया जाना चाहिए। उसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी, जो परिवर्तन का विरोध करता है। नहीं, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारी पहनावा बड़ा, उसमें बदलाव नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी अतीत की जो है वह चलता रहे, उससे रूढ़िवादी पार्टी। अब रूढ़िवादी को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ? ये तो हो गया लोकतांत्रिक, ये हो गया लोकतांत्रिक। लिबरल मतलब हो गया उदार, वक्त के उदार मतलब क्या हुआ? जो वक्त के हिसाब से परिवर्तन का हिमायती हो, परिवर्तन का हिमायती हो, परिवर्तन चाहता हो, बदलते वक्त, बदलते परिवेश में वह जैसी व्यवस्था, जैसी आवश्यकता है। समाज क्या कहता है? समाज परिवर्तन समाज का शाश्वत नियम है। जो समाज नहीं बदलता वह समाज मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है। कंजर्वेटिव का ही हिंदी रूप होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो है परिवर्तन नहीं चाहते, जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से वो अपने अतीत से जुड़े जकड़े रहते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हो जाता है। किस विषय के शिक्षण पे? त्रि मतलब क्या हुआ? वृक्ष। देखो जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जड़ कैसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार का पेड़ का जड़ होता है। वृक्ष की जड़ होती है उसका इस प्रकार का जड़ होता है, जहां अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र से। तो अब उसी प्रकार ट्री उपयुक्त होती है। यदि आप पढ़ते हैं इतिहास तो पढ़ते हैं, चलो भाई इधर दिल्ली सल्तनत था, तो उधर जो है दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य शासन कर रहा होता है, उधर ये राज, तो अलग अलग क्षेत्र में दक्षिण में अलग राज्य। या मगध क्या पढ़ते, 16 महाजनपद था, तो बिहार में मगध है,
बिहार के ही भागलपुर में अंग है, बिहार के ही हाजीपुर में वैशाली है, उत्तर प्रदेश में कौशल राज है। तो अलग अलग राज है, सब तो एक ही साथ है। देखते भाई, ठीक है, ये राज देखिए, ये राज देखिए, उसका कालक्रम तो सबका अलग अलग को। अब देखिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति अथवा सामाजिक पदानुक्रम सचित्र रूप से दिखलाना कि भाई ये घटना हुई, ये घटना हुई, ऐसे हुई, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। तो उसका जो है ये हुआ, ये हुआ। इसको कहते आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो क्रमशः एक साथ हम क्रमशः पढ़ते रहते हैं भाई। कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, मुजफ्फरपुर बम घटनाक्रम 1900, तो क्रमशः उसको पढ़ते। वहां पर एक विशेष काल के युद्ध के, कहाँ युद्ध हुई, कहीं क्रांति हुई, कहीं पर सामाजिक आंदोलन हुआ, तो अलग अलग क्षेत्र के इसके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है? फिर नकारात्मक है। अब देखो, गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी कावेरी ये निकलती है कर्नाटक से, और कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी कृष्णा, नदी कृष्णा भी निकलती है महाराष्ट्र से, और ये भी आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, तमिलनाडु दक्षिण भारत में। अब लेकिन आइए, तापी, ताप्ती नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी, गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती। अब देखो, ये गुजरात हो गया पश्चिम क्षेत्र, निकला मध्य प्रदेश मध्य से, चला गया पश्चिम। ये देखो क्या है, महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में, कर्नाटक भी दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु भी ये दक्षिण। कौन सा? ये नदी जो है सो दक्षिण की नदी नहीं है, ये मध्य और पश्चिम की नदी है। ये नदी कहाँ की है? मध्य और पश्चिम की। राष्ट्रवादी राजनीति धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी, उग्रवादी, उग्रवादी क्या बोलते हैं? गर्मपंथी। इसके लीडर कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसके जो है सो तीन मुख्य लीडर हुआ करते थे। ये विभाजन कब हुआ? विभाजन कब हुआ? तो विभाजन हुआ 1907 में। जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया सूरत विभाजन। क्या कहा गया? सूरत विभाजन। इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी। विभाजन किसमें हुआ था? विभाजन हुआ गर्मपंथी और नरमपंथी। ये विभाजन किसमें हुआ था? कांग्रेस पार्टी का। विभाजन किसका हुआ था?
कांग्रेस पार्टी। अब देखो इसमें नरमपंथी का उदाहरण कौन हो, ये तो गर्मपंथी पूछ रहा है। रिपब्लिकन क्या हो गया, गणतंत्र। दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिकन क्या था, लिच्छवी भारत का। पूंजीवादी, अमेरिका, जर्मनी, जापान हुआ। लिबरल, उदार, जो बदलते हुए वक्त के हिसाब से परिवर्तन करना चाहता। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब क्या होता है, नरमपंथी। विभाजन गर्मपंथी नरमपंथी में हुआ। कब हुआ, तो 1907 में हुआ। कब हुआ, तो 1907 में। कहाँ हुआ, तो सूरत में हुआ। कहाँ हुआ, तो सूरत। उसे किस नाम से जानते हैं, सूरत फूट। कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के थे रास बिहारी घोष, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस वक्त। इसके शासन काल में बड़े पैमाने पर बांध, झील और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया गया। अब फिर इतिहास के पन्नों पर याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करते हुए वहां से नहर का निर्माण किया गया, ताकि गुजरात क्षेत्र के जो सूखे हुए क्षेत्र हैं, जहाँ कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में पानी की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, तो ये मौर्य वंश का था। ये जो है मौर्य वंश का था, जिसका शासनकाल 322 से 185 बिफोर क्राइस्ट बीसी हुआ करता था। अशोक इसी वंश का शासक था, ये भी मौर्य वंश का शासक था। अशोक भी मौर्य वंश का शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब था, तो 272 या कहीं कहीं 269 मिलता है। 269 से 232 ईसा पूर्व। अकबर मुगल काल का था। अकबर किस काल का था, अकबर मुगल काल का था। शासन काल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। इसके काल को धर्मनिरपेक्ष भारत, इसके काल को क्या कहा गया, धर्मनिरपेक्ष भारत कहा गया। इसने भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाकर एक हिंदुओं के प्रति यह तुलनात्मक रूप से उदार शासक हुआ करता था। विश्व का सबसे अधिक वर्षा, देखिए विश्व की औसत वर्षा जो होती है, विश्व की औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है। भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती। अब यहां पर देखो, मेघालय का जगह है माशिनराम। मेघालय का जगह है माशिनराम, जहां वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा रिकॉर्ड किया गया, यहां का अधिकतम वर्षा जो रिकॉर्ड किया गया वह 1176 सेंटीमीटर। सोचो, जहां एवरेज है 125 सेंटीमीटर भारत का, विश्व का तो 110 सेंटीमीटर, और यहाँ 1176 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्षा जो कैसी होती है, वर्षा जो अधिकांश वर्षा जो होती है वह पर्वतीय वर्षा होती है। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत है। तो हवा जो चली आर्द्र वायु, यहाँ चली, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, आपस में त्रिकोण बनता है, जिसके चलते यहाँ भरपूर वर्षा होती है। मेघालय का ही चेरापूंजी है, यहाँ सब दूसरा सबसे अधिक वर्षा होती। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा मेघालय का माशिनराम में होती है। पारंपरिक ऊर्जा अर्थात जो समाप्त हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, समाप्त होने वाला, उसे पारंपरिक कहा गया।
ऊर्जा का स्रोत है, आज है कल उसका जब हम दोहन करेंगे, प्रयोग करेंगे तो कल सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब लोहा तो ऊर्जा में आता नहीं है, लोहा जो है ये तो ऊर्जा में आता नहीं, चांदी ऊर्जा में आता नहीं, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी तो ऊर्जा का क्या है, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी काटते जाएंगे, जंगलों काटते जाएंगे, लकड़ी जला करके जंगल खत्म हो जाएगी। जंगल का कितना भी जंगल कम गया, भारत में जंगल जो है लगभग आज से 100 वर्ष पहले 50% हुआ करता था, अब जो है 25% बच गया है। जंगलों को काट देंगे, लकड़ी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार कोयला आज है कल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार है पेट्रोलियम, आज है कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जिसे बोलते हैं देखा, नवीकरण ऊर्जा, नवीकरण या गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक में देखो क्या है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सदैव रहेगा। सूर्य के प्रकाश से आप बिजली बना लिए तो ऐसा नहीं था कि सूर्य का प्रकाश घट जाती है या कल घट जाएगी, जितना आज है कल भी उतना ही रहेगा, है ना। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 ईस्वी में आया। किस लिए आया, तो भाषाई समाचार पत्र, भाषाई समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए। कोई भी भाषा केवल अंग्रेजी को छोड़कर जो क्षेत्रीय भाषा, वर्नाकुलर मतलब होता है भाषाई, वर्नाकुलर का जो हिंदी होता है भाषाई, तो कोई भी अंग्रेजी को छोड़ करके बांग्ला, तमिल, कन्नड़, हिंदी में प्रकाशित नहीं होगी, केवल और केवल अंग्रेजी में अखबार प्रकाशित होगा, क्योंकि अंग्रेज केवल अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। अन्य भाषा में क्या लिखा हुआ समझ ही नहीं आता। उनको कहना था कि अन्य जो क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र है वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता है, जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता है। तो यह अब देखो ये कब आया, 1878 में आया। किस लिए आया, तो भाषाई समाचार पर प्रतिबंध के लिए आया, है ना। अब चारों का देख लो। लॉर्ड रिपन का जो शासन काल है ये है 1880 से 1884। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, प्रेस एक्ट को ये समाप्त कर देता है। 1883 में ये समाप्त कर देता है या 82 में ही समाप्त कर देता है। लॉर्ड इरविन का शासन काल है 1926 से 1931। इसके काल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। लॉर्ड कर्जन का काल है 1899 से 1905। इसके काल में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड लीटन का काल है 1876 से 1880। देखो उत्तर क्या, 1878 उसके काल का है। यदि हम इस प्रकार से प्रश्न के बारे में जानेंगे, और ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो यह जानकारी का स्रोत आपके सामने है यूनिक पब्लिकेशन, जहां एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलती है। किताब खरीदिए और जो उसका उत्तर है वो तो वहां मिल जाती है। इसके अलावा लाइव डिस्कशन के माध्यम से आप एक नहीं, आप देखते हैं कि हर एक प्रश्न पर 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक आप जान पाते हैं, अर्थात 20 नहीं, हर दिन। अरे 3 एवरेज भी 4 ले चलें, 4 विकल्प 4, तो 20 चौका 80 क्वेश्चन, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अरे कल पूछ सकता है बंगाल विभाजन के किसके काल में हुआ, कल पूछ सकता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, कल पूछ सकता है गांधी इरविन समझौता या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन गवर्नर जनरल था। कई सवाल आपके एक साथ हल हो जाता है। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब जब बोला गया सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी उद्योग। अब जेके सीमेंट, इसकी स्थापना 1975 में हुई, ये निजी कंपनी है। रेमेंड, इसकी स्थापना 1925 में हुई, ये भी निजी है। टाटा, पहला लौह इस्पात कारखाना
जो सफल रहा 1907, टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर, बोकारो इस्पात फैक्ट्री, इसकी स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसकी स्थापना किया गया रूस की सहायता से, रूस की सहायता से इसकी स्थापना किया गया। बोकारो इस्पात फैक्ट्री जो झारखंड में है, यह सरकारी कंपनी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है। भारत के संविधान के मसौदा समिति, मसौदा समिति बोले या इसी को लिख सकते हैं प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य अर्थात कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नरेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये जो है संविधान सभा के ही अध्यक्ष रहे। श्री राजगोपालाचारी ये देश के एकमात्र भारतीय एवं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहे। फिर उत्तर आपका कितना है? हर एक के बारे में जान गए, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ, कंटेंट के साथ। लेकिन इसका लाभ आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आपके हाथ में बुक हो यूनिक भाव पब्लिकेशन का। उसको क्वेश्चन बनाकर देखना है कितना बना। और अब तो हमारे पास इतना तो मेरे पास नॉलेज है, अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लाइव देख लेते हैं तो आपके पास दोहरा लाभ हो जाता है। आपका समय और जो किताब खरीदने में जो पैसा, उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। निवेश का बेहतर रिटर्निंग आपको मिल जाती है। क्षेत्रफल उत्पादन में की दृष्टि से तीसरा नंबर 1 पर है चावल, नंबर 2 पर है गेहूं, नंबर 3 पर है ज्वार, नंबर 4 पर है मक्का। ज्वार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसका भोजन के रूप में गेहूं की तरह रोटी, आटा की तरह रोटी बनाकर खाया जाता है। ऐसे भी एक क्वेश्चन था ना कि आपका कुल खाद्यान्न फसल का अकेले जो है चावल तो 47% पर अकेले कब्जा किए हुए हैं। वो तो सबसे नंबर 1 है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून कब लाया गया? पहली बार 1865 में वन कानून लाया गया। उसके बाद फिर से दोबारा वन कानून जो है लाया गया। दोबारा फिर से वन कानून आया 1878। फिर तीसरा बार आया 1927। तो अंग्रेज वन कानून किस लिए लाया था? ताकि बड़े पैमाने पर रेल पटरी का निर्माण किया जा सके। बड़े बड़े जो जहाज, व्यापारिक जहाज हैं, जहाज का और बड़े बड़े महलों में प्रयोग किया जा सके। तो वन की सुरक्षा संरक्षण में वृद्धि के लिए तो नहीं लाया गया। इसके लिए लाया गया वन संरक्षण अधिनियम 1972। इसके लिए 1972 में भारत सरकार ने लाया। तब अंग्रेजी का बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर काटा गया निर्यात करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लकड़ी का जो है सो नीचे रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए, जिससे काफी क्षति हुई। आदिवासी समुदाय और ब्रिटिश अधिकारी के बीच सहयोग तो दोनों, जाहिर सी बात है आदिवासी तो जंगल पर ही रहता है, उसका जंगल को काट लिए, उसके अधिकार को छीन लिए। वन को तो आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। कौन? एक डेयरी पशु नहीं। अब डेयरी मतलब जो जिसका दूध का प्रयोग करते हो, जिसका दूध हम लोग दैनिक जीवन में
तो गाय का दूध तो लाते हैं, भैंस का, बकरी का, लेकिन ऊंट, अब ये तीनों मूलतः डेयरी में, ऊंट ठीक है, ऊंटनी का दूध होता है, राजस्थान लोगों कुछ पीते भी हैं, लेकिन ये मूलतः क्या है, भार ढोने वाला, भार ढोने वाला पशु के रूप में इसकी पहचान होती। ऊंटनी का दूध का स्थानीय स्तर पर राजस्थान वगैरह में, लेकिन वो सीमित दायरा में है, उसके पास गाय भैंस की विकल्प कम है, उससे वो गुजारा करता है। अगला सवाल आपके सामने है, समकालीन दुनिया में सरकार का प्रमुख स्वरूप वर्तमान समय में विश्व का सबसे अच्छा शासन प्रणाली कौन है, तो लोकतंत्र। अब सोचो, विश्व में लगभग 58 ऐसे देश हैं जहां नियमित तौर पर चुनाव होता है। भारत की ही बात करो, देखो लोकतंत्र है, पाकिस्तान में लोकतंत्र है, पड़ोस बांग्लादेश में लोकतंत्र है, पड़ोस नेपाल में लोकतंत्र है, पड़ोस भूटान में भी लोकतंत्र है। केवल देखो पड़ोस में चीन और म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है। हमारे 7 सीमा मिलती है, 7 में एक हम अपने स्वयं 8 है, तो 6 में देखो लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है जो दुनिया की सबसे, और सैनिक शासन तो कहाँ है फिलहाल, म्यांमार। तानाशाही कहाँ है, वो है उत्तरी कोरिया। ये सब तो सीमित जगह है, कहीं कहीं ये सब देखने को मिलता है, दूज की चांद की तरह। लोकतंत्र, अमेरिका में लोकतंत्र, फ्रांस में लोकतंत्र, जर्मनी में लोकतंत्र, रूस में लोकतंत्र, श्रीलंका में लोकतंत्र, तो जितने भी अब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश हैं उन सभी जगह लोकतंत्र पाया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जब बोला गया मतलब क्या हुआ, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले। देखो भारत में कितने लोग रहते हैं, भारत में 382 लोग रहते हैं। बिहार में जो है 1106 लोग। अब सोच सकते हो भारत में, पश्चिम बंगाल में 1028, महाराष्ट्र में 365, महाराष्ट्र में 365, केरला में 860। अब देखो पूरे भारत का जान लिए, 4 अलग अलग राज्य का जान लिए। सबसे कम जो है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जहां मात्र 17 लोग रहते हैं। स्पष्ट है कि उत्तर क्या हो गया, उत्तर बिहार हो गया। यहाँ पर देखो एक साथ अब 6 सवाल का अंत नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे कम पूछेगा, भारत का पूछेगा, और 3 सवाल तो कन्फर्म जो है सो आप जान गए। किस देश, किस गोल्डन फाइबर, गोल्डन सुनहरा रंग किसका होता है, रेशम कि जूट, जूट की पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट है। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। कपास जो है ये भी फाइबर होता है, तो ही फसल जो है फाइबर का है, तो ही फसल फाइबर का होता है। तो गांजा तो प्रतिबंधित है, जूट को, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है, बिहार आता है। नंबर 3 पर कौन आता है, असम आता है। जूट कैसी फसल है, तो जूट जो है वो खरीफ फसल है। जूट कैसी है, तो खरीफ फसल है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रंग का होता है, जब बोरा बनता है, जूट का जो है बोरा बनता है, चीनी के बेरन देखते हैं जूट के बोरा में, उसे लाया जाता है। विद्यार्थीगण, यदि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट के साथ पूरी विषय पर मजबूती से पकड़ चाहते हैं, तो पहला काम क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और उसके लिए संग्रह होनी चाहिए, आसानी से उसकी उपलब्धता हो। अब वो उपलब्धता आपका यूनिक पब्लिकेशन की बुक उपलब्ध कराता है, सरलता से, सुगमता से, कम पैसा में, और साथ ही उसमें जो नॉलेज है जो आप बनाते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलती है। तो हाथ में किताब हो और मोबाइल की दुनिया हो, तो कितने आसानी से प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, संसदीय प्रणाली। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची।
और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में भाग 4 का क और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का क में रखा गया। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है ना। तो इसी प्रकार से हर दिन देखें और साथ ही साथ आप कितना पढ़े, कितना याद रखे, कितना समझे, उसके लिए देखिए यूनिक टेस्ट पास भी उपलब्ध है। इससे जुड़िए। इसके लिए क्या है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है यूनिक ज्ञान ऑफिशियल है। और यदि इसमें डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये आपका हेल्प नंबर भी है। हर प्रकार की स्टेप बाय स्टेप सुविधा है। किस सुविधा को आप प्रयोग में लाना चाहते हैं ये आपको देखना है। यहाँ पे जुड़ करके अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। पुनः अगले दिन नए सेशन के साथ, नए PYQ के साथ, उसके हर क्वेश्चन को बेहतर, सरल, तार्किक रूप से आपके सामने हल की जाएगी ताकि हर क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।